अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में 17 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि पोएट्री के जो सेक्शन के जो चैप्टर हैं आपके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 से 12 नंबर का टोटल पेपर में इनसे पूछा जाता है ना। 10 नंबर कह लो, मतलब है ना, मतलब इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, एमसीक्यू वगैरह, है ना, एक्सट्रैक्ट आता है, तो वो इन क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। साथ ही इनके क्वेश्चन तो आने ही है, और सेंट्रल आइडिया मैं पक्के तरीके से याद करवा दूंगा इस वीडियो में। और सेंट्रल आइडिया का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, ठीक है, ध्यान से ये वीडियो देख लेना, क्योंकि पोएट्री के जितने भी चैप्टर है ना, सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा। और ये हाईली मोस्ट इंपोर्टेंट इन क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। और फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज के पूरे चैप्टर की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वीडियो की, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी एग्जाम की, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका पोएट्री में चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर नाम कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो, पहला है, रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा रचित है, ठीक है। पोएट कौन है इसके, रॉबर्ट फ्रस्ट, याद रखना, सभी के याद रख लेना ये तो, ठीक है। सो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के आंसर हम याद करते चलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि द सडन सोअर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। क्या हुआ, जब अचानक से बर्फ के सूक्ष्म कणों की बौछार, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, स्नो स्नो यानी कि बर्फ, डस्ट यानी कि सूक्ष्म कण, इनकी बौछार हुई, तो उस प्राकृतिक घटना ने उनके उदास मन को प्रसन्नता में बदल दिया। यानी कि कभी क्या था, कभी का मूड क्या था, कभी एकदम उदास बैठा था, सैड था, जैसे ही बर्फ गिरी, है ना, स्नो ने उनका मूड क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और वो उदासी से हैप्पी में कन्वर्ट हो गए, कह लो एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर से, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ठीक है। आंसर कह रहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो मींस द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, यानी कि इसका अर्थ है कि इसका तात्पर्य है बर्फ के उन अत्यंत सूक्ष्म कणों या छोटे फाहों से, फ्लेक्स यानी कि फाहों से, जो पेड़ों पर जमा हो जाते हैं और हल्के से हिलने पर नीचे गिरते हैं, मतलब फुरफुरी गिरती है ना एक तरीके से, है ना, तो वो फ्लेक्स की बात कर रहा है, फाहों की बात कर रहा है। तो एक तरीके से आपको इतना याद रखना है कि मीन्स द फाइन पार्टिकल ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, फ्लेक्स, ठीक है, यही क्या क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको रेडी करना है, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय एंड सोरो, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। आंसर रहेगा यूजुअली द क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज बैड एंड अनलकी थिंग्स रिप्रेजेंटिंग सोरो, द स्नो दैट द क्रो seeks of symbolized happiness and hope। सो कौआ और हेमलॉक, ठीक है, क्रो एंड हेमलॉक का पेड़ अक्सर नकारात्मक और दुख के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। इनका जो प्रतीक है ना, मतलब दुख के प्रतीक, सिंबलाइज बेस्ट एंड अनलकी थिंग्स रिप्रेजेंटिंग सॉरो, ठीक है। ये कैसे माने जाते हैं, क्रो एंड हेमलॉक के जो ट्री होते हैं, पेड़, अक्सर क्या माने जाते हैं, अनलकी एंड बैड सिंबलाइज, है ना, मतलब कैसे माने जाते हैं, ये दुख के प्रतीक माने जाते हैं, नकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन लेकिन इस कविता में उनके द्वारा गिराई गई बर्फ की धूल खुशी और नई आशा का संचार करती है ना। द स्नो दैट द क्रो सीक्स ऑफ सिंबलाइज हैप्पीनेस एंड होप। इन दिस पोएम जो यहाँ पे क्रो एंड हेमलॉक ट्रीज है, इनके ऊपर से गिरी हुई जो स्नो है, स्नो के फ्लेक्स हैं, ये क्या कर रही है, एक तरीके से आशा का संचार कर रही है, खुशी फैला रही है ना। यह दर्शाता है कि छोटी और साधारण चीजें भी मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता का बदलाव ला सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, एंड सेंट्रल आइडिया इसका याद कर लेना, मैंने कंप्लीट करवा दिया है वीडियो में, ठीक है, मतलब उसमें सारे सेंट्रल आइडिया बता दिए टॉप 4, ठीक है, आसानी से समझाते हुए। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका अगले चैप्टर से, कह रहा है फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा रचित है, ठीक है, इसके भी पोएट रॉबर्ट फ्रस्ट ही है। कह रहा है कि व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। फायर किसके लिए है, मतलब फायर को किस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया गया है, किस चीज से, ठीक है। तो फायर स्टैंड फॉर डिजायर इन दी पोएम, डिजायर बोले तो इच्छाएं, ठीक है। फायर जो है डिजायर के लिए, मानवीय इच्छाओं के प्रतीक रूप के रूप में उपयोग किया गया इसका फायर में, ठीक है। तो ये चीज आपको इतनी सी केवल याद रखनी है, बाकी इतना आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। केवल इतना याद रखो कि इस कविता में अग्नि को मानवीय इच्छाओं कह सकते हैं कि इच्छाओं से के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है, ठीक है। तो फायर स्टैंड फॉर डिजायर इन द पोएम। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, ठीक है।
देखो दोनों क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से। यहाँ पे फायर का पूछा गया है, यहाँ पे आइस का पूछा गया है, ठीक है। फायर एंड आइस चैप्टर का नाम ही है, देख सकते हो। आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड इन द पोएम, यानी कि आइस जो है, बर्फ, जैसे बर्फ कठोर होती है वैसे ही नफरत मानवीय भावना को सुन्न और असंवेदनशील बना देती है, संवेदनहीन बना देती है। उसी प्रकार से हेटर्ड, हेटर्ड एक तरीके से हेट, नफरत के लिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आइस का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखेंगे दोनों की, ठीक है। फायर का मीन क्या है, फायर किस लिए यहाँ पे है, तो इच्छाओं के लिए, डिजायर्स के लिए। हेटर्ड के लिए आइस है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, नफरत और इच्छाएं, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। इन द पोएम डिजायर इज रिप्रेजेंटेड बाय फायर एंड हेट इज रिप्रेजेंट बाय आइस, यानी कि जो पोएम में है, इच्छाएं जो है वो क्या करती हैं, फायर को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब जो फायर है ना, वो इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आइस है वो आपकी हेट, नफरत को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोथ आर नेगेटिव इमोशंस, ये दोनों क्या है, नेगेटिव इमोशंस हैं, रिप्रेजेंट नेगेटिव बिहेवियर इन मैनकाइंड। सो ये क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक दूसरे को। मतलब फायर हो गई और आइस हो गई, है ना। फायर यहाँ पे क्या हमारा हेट है, आइस हमारा यहाँ पे क्या है, डिजायर है, इच्छाएं होती हैं जो मनुष्य के मन में। जो उसकी नफरत होती है ना, वो दुनिया को खत्म करने के लिए, है ना, वर्ल्ड को एंड करने के लिए काफी है, ऐसा यहाँ पे कवि ने कहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट कन्वेज द नोशन दैट द वर्ल्ड कुड मीट इट्स इनफ थ्रू आइदर फायर और आइस। हियर फायर रिप्रेजेंट ह्यूमन डिजायर्स, ठीक हो। देखो वही एक चीज बार बार पूछी जा रही है अलग तरीके से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फायर किसके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो जो आइस है वो किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना चीज इस चैप्टर से याद रखो, बाकी इसका हर एक क्वेश्चन आप पे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक मेन थीम यही है इस चैप्टर की, कि इसमें मनुष्य की अपनी भावनाएं ही दुनिया के विनाश के लिए जिम्मेदार होंगी। इसकी अत्यधिक इच्छाएं, ठीक है, अत्यधिक इच्छा बोले तो फायर, है ना, एक दूसरे के प्रति नफरत, यानी कि आइस, दोनों ही इतने शक्तिशाली हैं कि मानवता को, इस दुनिया को समाप्त कर सकती हैं। इस तरीके से इनको बताया गया है। अगला चैप्टर आ जाता है आपका ए टाइगर इन द जू। देखो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट तैयार करने में, पूरे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करने में। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये टाइगर इन द जू पोएट्री के पोएट हैं लेसिल नॉरिस। बिल्कुल से याद रखना। क्वेश्चन फर्स्ट है चैप्टर से, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द ब्लेजर्स। द टाइगर टेरिफाइज द ब्लेजर्स बाय वेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, his claws and making angry sound। बाघ जो है, जो ब्लीजर्स होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, उनमें डर पैदा करने के लिए अपने सफेद नुकीले दांतों और पंजों का प्रदर्शन करता है, और गुस्से में, ठीक है, और गुस्से में गुर्राने की आवाजें निकालता है, उसकी आक्रामकता को दर्शाता है ना। मेकिंग एंग्री साउंड एंड विथ व्हाइट फॉन्ग्स, है ना, वेयरिंग विथ व्हाइट फॉन्ग्स, ठीक है, किस तरीके से वो गुर्राने की आवाज निकालता है, स्कॉस एंड मेकिंग एंग्री साउंड, आक्रामकता की आवाज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला कह रहा है, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। द टाइगर स्टेयर इन द नाइट। चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद बाघ अपनी लाचारी और आजादी की चाहत में रात के समय आकाश में चमकते सितारों की को एकटक देखता रहता है ना। मतलब एक तरीके से वो पिंजरे में बंद जो टाइगर है ना, वो एक तरीके से अपनी आजादी को चाहता है ना, मतलब आजादी की चाहत रखता है ना, अपनी लाचारी में किस तरीके से वो जी रहा है वहां पे, है ना। रात के समय वो क्या करता है, आकाश में चमकने वाले सितारों को देखता रहता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे स्टेयर एट इन द नाइट, नाइट में वो क्या करता है, इस तरीके से वो यहाँ पे फील करता है, क्या उसके दिल पे बीत रही होगी, वो आप समझ सकते हैं कि एक लाचार और आजादी के लिए किस तरीके से वो चाह रहा है। अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। या थीम या सेंट्रल आइडिया एक ही चीज होती है, तो आपको बिल्कुल से इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, इन द पोएम ए टाइगर इन द जू द पोएट पोर्ट्रेज द स्टेट ऑफ mind of a captive tiger, he compares its life in the zoo and its life in the wild। ठीक है, वो इस कविता में एक तरीके से कंपेयर किया गया है एक टाइगर की लाइफ को, एक जो जानवर होता है उसकी लाइफ को, कि जू में उसकी लाइफ क्या होती है, यानी कि चिड़ियाघर में उसकी क्या जिंदगी होती है, और वो जंगल में वाइल्ड लाइफ, मतलब खुले में आसान से कैसे जीता है अपना, है ना। और इनको कंपेयर किया गया कि जू में कैसे वो रह रहा है
और वो खुले में अपनी आजादी के साथ रहे तो कैसे, इसको कंपेयर करते हुए इस कविता को लिखा गया है। एम्फसाइजिंग द इंपोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल बीइंग इन देयर नेचुरल हैबिटाट। ठीक है, वो किस तरीके से अपने नेचुरल हैबिटाट में, यानी कि वो आजादी से जंगल में, वाइल्ड में रहते हैं। द पोएट ब्यूटीफुली हाईलाइट्स हाउ एवरी लिविंग बीइंग एनिमल हैज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर फ्रीडम। सो इस तरीके से आप इसका हिंदी प्रतिपाद्य समझ सकते हैं कि यह कविता जानवरों की आजादी और उनके प्राकृतिक वातावरण के महत्व पर आधारित है। कवि पिंजरे के बाघ और खुले जंगल के बाघ के बीच तुलना करके यह बताते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी को कैद रखना उसके प्राकृतिक स्वभाव के विरुद्ध है। ठीक है, तो इसमें एक बाघ को, ठीक है, एक बाघ के क्या किया गया है, उसकी उसकी एक खुली जिंदगी और उसको पिंजरे में बंद जिंदगी को कंपेयर करते हुए बताया गया है कि किसी भी जीवित जीव को कैद रखना उसके प्राकृतिक स्वभाव के विरुद्ध है। उसका नेचुरल जो हैबिटाट है ना, जो उसके लिए बहुत जरूरी है ना। कविता आजादी के लिए यहाँ पे एक तरीके से रिप्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पोइट्री है जो कि कैरियन बेल्स ने लिखी है। इसको आप जरूर से रेडी करेंगे, इससे क्वेश्चन एक ही है, मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहे हैं कि हु इज द नो वर्ल्ड वाइल्ड वेस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको करना है इस चैप्टर से। द बंगाल टाइगर इज द नोवल वाइल्ड वीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कवि ने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कविता में बंगाल टाइगर को एक कुलीन या राजसी जंगली जानवर बताया है ना, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो जो बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर तो समझते हो ना, बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक तरीके से एकदम राजसी जंगली जानवर। ठीक है, नोवल वाइल्ड वेस्ट। ठीक है, नोवल वाइल्ड वेस्ट क्यों बताया है, क्योंकि वो एक तरीके से इसको, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू किस तरीके से, बंगाल टाइगर इज नोवल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ टू वाइल्ड एनिमल। ठीक है, ये आपको हाउ टू टेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर द वॉल पोयम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन वेरेमैन ने लिखा है, इसको बिल्कुल से रेडी करना है। वेयर डिड द वॉल गो, बहुत बार क्वेश्चन आया है। द वॉल वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी। ठीक है, बच्चे के हाथ से छूटी हुई गेंद उछल कर के पास में स्थित पानी के स्रोत में क्या चली गई, जहां से वह वापस नहीं मिल सकती है। नियर बाई वाटर बॉडी। ठीक है, तो कहां पे चली गई गेंद, वाटर बॉडी में, है ना। कहां पे चली गई, पानी के स्रोत में, यानी कि नदी या बंदरगाह जो भी हो, तो वहां पे चली गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन। पोजीशन का मीन क्या बताया गया है, इट मींस दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर टू पोसेस द थिंग। वर्ल्ड ऑफ पोजीशन का तात्पर्य भौतिकतावादी दुनिया से है, जहां हर व्यक्ति वस्तुओं को अपना बनाने, उन पर अधिकार जमाने और संग्रह करने की होड़ में लगा रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से पोजीशन का मीन ये है कि किस तरीके से मोह माया में फंसा हुआ है इंसान। ठीक है, हर वस्तुओं को अपना समझ रहा है कि ये चीज मेरी है, ऐसा है, मेरा है, वो है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो पोजीशन का मीन यही है कि हर एक इंसान किस तरीके से अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को, है ना, इतना फैला रहा है कि हर एक चीज मेरी है। ठीक है ना, हर चीज को अपना बनाने के चक्कर में फंसा हुआ है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे पोजीशन का मीन इस पोएम में बताया गया है। अगला कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन दिस को रेडी करके ही जाना है। सो बॉल पोएम का यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आप कर सकते हो, ये रहेगा आपके सामने आंसर कंप्लीटली। ठीक है, तो दिस इज शॉर्ट सिंपल एंड ब्यूटीफुल पोएम द बॉल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन वेरमैन। दिस पोएम इज अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस एंड द इनविजिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग अप, especially during the transition from childhood innocence to adulthood. The poem uses the metaphor of a boy losing his ball to illustrate how to learn to cope and his with loss and understand the material possession are not permanent. ठीक है, तो ये सारी चीज इसमें बताएगी। इसका हिंदी व्याख्या देखें तो यह कविता हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक खोने का साहस, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे ने क्या किया, अपनी गेंद खो दी छोटी सी, है ना, तो उसके लिए वो गेंद क्या होती है, उस टाइम ना सब कुछ होती है। जैसे आप जब छोटे थे ना, आपके खिलौने आपके लिए क्या हुए थे, सब कुछ थे, है ना। तो यही चीजें हम बताती है कि किसी चीज को खोने के लिए, है ना, लर्निंग टू कोप विथ लॉस के बारे में सिखाती है ना, खोने का साहस हमें सिखाती है। गेंद का खोना केवल एक वस्तु का खोना नहीं है, बल्कि यह बचपन के खत्म होने और जिम्मेदारी समझने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें यह सीखना पड़ता है कि दुनिया में चीजें आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको कंप्लीटली याद कर लेना है। नेक्स्ट जो आपकी पोयम है, कह रहा है अमोंडा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम, रॉबिन क्लेन द्वारा इसको लिखा गया है ना। राइटर कौन है, रॉबिन क्लेन, इनको याद रखना, अमांडा के। ठीक है, आंसर हम देख लेते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर मेरमाइड मेरमेड। सो इफ अमांडा वर अ mermaid, that then she would drift slowly
ऑन अ लैंग्वेज एम्ब्रेल्ड सी वुड टू बी अ सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। आंसर रहेगा अमंडा अपनी माँ के अनुशासन से तंग आकर के, है ना, अमंडा अपनी माँ के अनुशासन से तंग आकर के क्या करती है, कल्पना करती है कि काश वह एक जल परी होती। ठीक है, क्या क्या वो कल्पना कर लेती है कि काश वह एक जल परी होती। ठीक है, जो जहां कहाँ पे रहती है, समुद्र में, वह शांत समुद्र में। ठीक है, वह शांत समुद्र में अकेले आजादी के साथ धीरे धीरे तैरती और वहां उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ठीक है, तो अमंडा क्या है, एक मतलब इस तरीके से ये पोएम लिखी गई है कि बच्चों की आजादी पर एक तरीके से, एक बच्चे किस तरीके से आजादी चाहती है। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमंडा। ठीक है, इसको रेडी करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमंडा कविता का मूल भाव बच्चों की स्वतंत्रता और उसकी कल्पनाशीलता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता को लेकर के बात है इसमें, केवल और केवल यही चीज आपको इससे याद रखनी है, एंड ये क्वेश्चन इसका रेडी कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन तीन दे रहा हूं तो इनको आप देख सकते हो। ठीक है, ये तीन, ठीक है, तो देख सकते हो इन तीनों क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके अगले चैप्टर की ओर। कह रहा है कि द ट्री, ठीक है, एड्रिन रिच द्वारा इसको लिखा गया है। कह रहा है कि फाइंड थ्री थिंग्स दैट कांट हैपेंस इन ट्री लेस फॉरेस्ट। सो कोई आपको तीन जो है थिंग्स फाइंड करनी है, लिखनी है। सो यहाँ पे ट्री लेस फॉरेस्ट आर थिंग्स कांट हैपन: the sitting of a bird on trees, the hiding of insects, the sun worrying its feet in the shadow of the forest। एक ऐसा जंगल जहां पेड़ ना हो, वहां तीन प्रमुख चीजें असंभव हो: पेड़ों का, पक्षियों का पेड़ों पर बैठना, कीटों का छिपना और सूर्य की किरणों का पेड़ों की छाया में ओझल होना। यह पेड़ों के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करता है। किस तरीके से क्या चीजें बता रहा है ये, द सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन ट्रीज, ठीक है, जहां पर क्या हो, पक्षियों का पेड़ों पर बैठना। ठीक है, हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पे कीटों का छिपना, द स्टार्टिंग वायरिंग एंड शैडो ऑफ फॉरेस्ट, सूर्य की किरणों से पेड़ों की छाया का ओझल होना। तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये यहाँ पे ट्री लेस फॉरेस्ट को यहाँ पे एक तरीके से डिनोट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। इन द पोएम द ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड द पोएट्स हाउस, थो दे शुड बी आउटसाइड इन द फॉरेस्ट। जो ट्री कहाँ पर स्थित है पोयम में, ठीक है, मतलब कहाँ पे है, वेयर आर द। सो कविता में पेड़ घर की सीमाओं के भीतर कैद दिखाए गए हैं, जबकि उनका असली घर बाहर जंगल में होना चाहिए, जहां वे स्वाभाविक रूप से बढ़ सकें, उन्हें उनके लिए जगह मिले। ठीक है, तो कहाँ पे थे, इनसाइड द पोएट्स हाउस। ठीक है, वेयर इज द लोकेटेड ट्री, सो इनसाइड द पोएट्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है इस चैप्टर से करना है, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्री डू। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेडी करना है। The poet compares the branches to patients who are newly discharged from the hospital। कवि ने पेड़ों की शाखाओं की तुलना उन मरीजों से की है जो लंबे समय के बाद अस्पताल से छुट्टी पकड़ के बाहर निकलते हैं, वे थोड़े उलझे हुए हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ट्रीज की ब्रांचेस जो है उनको किससे कंपेयर किया है कवि ने, तो पेशेंट हु आर न्यूली डिस्चार्ज, मतलब जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं ना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए जो अभी अभी जो पेशेंट है ना, उनकी तुलना कवि ने किससे की है, उनको किससे कंपेयर किया है, ब्रांच से कंपेयर किया है, यानी कि जो शाखाएं हैं पेड़ों की उनसे कंपेयर किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपेंड द व्हाट हैपेंड टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। आंसर रहेगा when the trees move out, there is silence in the house. However, the movement seems to have caused some damage. The glasses are broken and the roof may have been damaged a little when the trees try to make their way out। ये पूरा रेडी करेंगे, एंड इसका हम व्याख्या देखें कि जबकि पेड़ की कृत्रिम सीमा को तोड़ करके बाहर निकलते हैं तो घर में सन्नाटा छा जाता है। उनके बाहर निकलने के संघर्ष में खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। मतलब घर में पेड़ होंगे तो ऐसा ही ना होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका फॉग। फॉग से, जो कि कार्ल सैनबर्ग द्वारा लिखी गई है। इसका क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज द पोएट सैनबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। अकॉर्डिंग टू द सैनबर्ग द फॉग इज लाइक अ कैट। के जो फॉग जो है कैसा है, कैट के जैसा है, एक तरीके से कैसा, जैसे बिल्ली कितनी बड़ी शांति से आ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब इतने दबे पांव आएगी, क्योंकि कोहरा बिल्ली की तरह ही होता है। ठीक है ना। फॉग को किससे यहाँ पे बताया गया है, किससे तुलना की गई है, कोहरे की तुलना क्या है, बिल्ली से करी गई है। कि जो क्योंकि जो फॉग होता है ना, हमको पता नहीं चलता फॉग कब फैल गया। ठीक है, इसी प्रकार से बिल्ली क्या करती है, पता ही नहीं चलता कि बिल्ली कब आ गई कब चली गई, क्योंकि ये बहुत शांत और रहस्यमयी होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू द सैंडबर्ग द फॉग इज लाइक अ कैट। ठीक है, जब फॉग फॉग क्या है, कैट के जैसा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉग कम। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग कैसे आता है, तो बिल्ली जैसे आती है ना, छोटे छोटे
कदमों से, ठीक है, उसी प्रकार से फॉग भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट फाइंड देयर थिंग्स दैट आर यूज अस ये अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। सो ऐसा होने के क्या-क्या कारण बताएं, क्या-क्या ऐसी थिंग्स हो तक सकती हैं जिससे कवि ने जो है फॉग को कैट बताया है। सो द ट्री थिंग्स द लाइक कैट आर फॉलोज, कौन कौन से यहाँ पे कुछ थिंग्स हो सकती है। इट कम्स साइलेंटली, क्योंकि फॉग भी साइलेंटली आता है एंड कैट भी साइलेंटली आती है। इट्स सिट्स साइलेंटली, है ना, जब कोहरा आएगा तो फैल जाएगा आसानी से, आसानी से आकर के वो बढ़िया साइलेंटली, एंड कैट भी इसी प्रकार से आकर के बैठ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इट मूव्स अवे क्विकली एंड साइलेंटली, वो कब चला जाता है ये भी पता नहीं चलता है साइलेंटली, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपकी यहाँ पे बिल्कुल हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अगले चैप्टर 7, कह रहा है कि फ्रॉम एन ग्रेगरी, ये आपकी विलियम बटलर ईट्स द्वारा यहाँ पर रचित है, इसको बिल्कुल से याद रखना नेम। एंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द यंग वुमन हियर्स, ठीक है। तो कलर क्या था, येलो कलर, ये चीज याद रखेंगे। द यंग वुमन्स हेयर्स इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। कैसा कलर था उसके हेयर्स का, येलो कलर था, सुनहरे पीले बाल थे उसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द यंग वुमन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, उसने ऐसा क्यों सोचा कि उसको कलर चेंज करना चाहिए, मतलब, है ना, मतलब उसने कलर क्यों चेंज करना चाहा या किया। सो शी वांट्स द समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, मतलब वो चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि क्या उसके सुनहरे रंग, जो सुनहरे बाल हैं, क्या इसी की वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, है ना। वो जानना चाहती थी कि क्या वो उसकी इनर ब्यूटी, जो उसकी आंतरिक, है ना, उसका जो व्यक्तित्व है ना, आंतरिक गुण है उसके, उनकी वजह से भी कोई उसे पसंद करता है क्या, है ना। वो ये चीज जानना चाहती थी, या फिर उसकी बाहरी सुंदरता, यानी कि उसके जो पीले सुनहरे बाल हैं उसी की वजह से उसको पसंद करते हैं, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, है ना, उसने उसके जो हेयर थे उनको कलर करने का डिसाइड किया, ठीक है। तो ये चीज आपको इसको याद रखनी है ना, उनकी परख करना चाहती थी। अगला चैप्टर आ जाता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑग्रनेस ने लिखा है एंड क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट। एट लास्ट द कस्टर्ड सेव्ड वेलैंड एंड अदर पेट्स फ्रॉम द पायरेट्स एट लास्ट। कहानी के अंत में कस्टर्ड नाम के ड्रैगन ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और बेलिंडा तथा उनके अन्य पालतू जानवर जो हैं, जानवरों को समुद्री डाकुओं के खतरे में सुरक्षित बचाया, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल से, कह रहा है कि हु आर द कैरेक्टर इन द पोएम, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर इनसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है। किटन जो है, इंक है, माउस है, ब्लिंक है, डॉग है, मस्टर्ड है, ड्रैगन का है, कस्टर्ड है, ठीक है। इनके नाम इसमें जो बताए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स के कौन कौन से पैट नेम उसके से बताया गया इनको, ठीक है। तो ये रहेगा। एंड इस प्रकार से हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट, सारे चैप्टर कंप्लीट आपके पोएट्री के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्त के साथ शेयर कर देना, और अदर वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, ताकि तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।